आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। 13 जनवरी गुरुवार की शाम है। ये दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं जमशेद कमर सिद्दीकी आज तक रेडियो पर। आज सबसे पहले बात करेंगे यूपी इलेक्शन में सीट शेयरिंग की, जिसके ग्रुप में समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी दोनों उलझी हुई हैं। अपने घटक दलों को अपने मन माफिक साधने में कौन कितना आगे नजर आता है और कांग्रेस ने जो कैंडिडेट्स घोषित किए हैं उनमें किस तरह के कास्ट इक्वेशन का ध्यान रखा गया है, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। फिर कोविड का जिक्र करेंगे। हर रोज पिछले दिन के नंबर्स को बाईपास कर एक नई लकीर खींचने वाले कोविड की जांच का सेल्फ टेस्ट किट कितना कारगर है, इसको लेकर किस तरह के कंसर्न उठाए जा रहे हैं और सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग की अपनी स्ट्रैटेजी में जिस तरह का बदलाव करने जा रही है वो क्या है, जानेंगे। बात करेंगे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए नवेले चीफ एस सोमनाथ की। कौन है ये जिनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इनके सामने चैलेंजेस क्या होंगे, ये सब हम जानेंगे। और आखिर में सुनवाएंगे योगी आदित्यनाथ का वो इंटरव्यू जो आज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। मगर उससे पहले सुनिए 60 सेकंड्स हेडलाइंस खुशबू कुमार से। पश्चिम बंगाल में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी, 3 यात्रियों की हुई मौत, कई जख्मी। मौके पर पहुंची 91 एम्बुलेंस, राहत कार्य जारी। कोरोना से बिगड़े हालात पर पीएम मोदी ने दी चेतावनी, कहा घबराने की जगह अलर्ट रहना ज्यादा जरूरी, तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी की 172 सीटों पर हुई चर्चा। योगी सरकार के एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने दिया इस्तीफा। अभी तक 3 मंत्री और 7 विधायक दे चुके हैं इस्तीफा। शरद पवार की एनसीपी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने दी जानकारी। धर्म बदलकर जितेंद्र त्यागी बने वसीम रिजवी, हरिद्वार धर्म संसद मामले में अरेस्ट, उत्तराखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार। वेदांता ग्रुप सरकारी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को खरीदने की रेस में 90,000 करोड़ रुपए की लगा सकती है बोली। और इंडियन ओपन बैडमिंटन में 20 साल की मालविका ने साइना नेहवाल को हराया, 34 मिनट में जीता मैच। मिलेनियल गाइस, खासकर कि छोटे छोटे बच्चों के मुंह से एक जुमला इस्तेमाल करते हुए आपने अक्सर सुना होगा। जुमला ये कि शेयरिंग इज केयरिंग। मतलब जब आप अपने हिस्से की चीजों को बांटते हैं तो एक इंपॉर्टेंस जता रहे हैं सामने वाले की कि भाई तुम्हारी अहमियत है। खैर, डेमोक्रेटिक सेटअप में खासकर भारत का जो वे ऑफ वर्किंग है, स्पेशली लेजिस्लेचर का, वहां नंबर्स के ही आधार पर सरकारी पॉलिसीज बनती बिगड़ती हैं। ऐसे में अपने यहां शेयरिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। चुनाव के बाद वाला तो होता ही है, चुनाव के पहले वाला भी, क्योंकि उसी पैमाने पर सब अपनी किस्मत आजमाते हैं। जिनका सिक्का ज्यादा चलता है वो चुनाव के बाद एक एज में होते हैं। सो कई दौर की बैठक होती है। आपने सुना होगा कि ये उनसे मिले, वो इनसे मिले टाइप, इतनी सीट मांग रहे हैं लेकिन वो देना नहीं चाह रहे, वगैरह वगैरह। तो यूपी में चुनाव है और यहां सीट है कुल 403। सो शेयर करना इन सीटों को अपने भागीदारों में, खासकर बीजेपी और समाजवादी को, क्योंकि कांग्रेस और बसपा का कोई गठबंधन नहीं है। सो वो इस लोड से मुक्त है। बीजेपी को लेकर बड़ी निगाहें हैं। 5 बरस बाद नए सियासी समीकरण हैं। कुछ लोग आए हैं तो कुछ लोग गए भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के बाद आज शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। बीते 3 दिन में 7 विधायक बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं और ये नेता प्राइमरीली ओबीसी बिरादरी से आते हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ जो मेजर ओबीसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कहा जा रहा है कि उनका दबाव बढ़ गया है। इस माहौल में आज बीजेपी का निषाद पार्टी और अपना दल के साथ सीट शेयरिंग तय हो जाने की उम्मीद थी। किस फॉर्मूले पर हो रहा है विचार और सीट शेयरिंग में किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है, ये छोटे रीजनल प्लेयर्स जो बीजेपी के साथ हैं वो एज में है या फिर बीजेपी पहले की तरह अडिग है, पूछा मैंने आजतक.in में जर्नलिस्ट और यूपी की सियासी खबरों को लिखने पढ़ने वाले कबूल अहमद से। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार खासतौर से ओबीसी नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे भाजपा की चिंताएं बढ़ गई हैं। और जिस तरह के बड़े दिग्गज नेता ओबीसी छोड़े हैं, उसमें निश्चित तौर पे जो बीजेपी के 2 सहयोगी दल हैं, चाहे वो अपना दल हो अनुप्रिया पटेल की या फिर निषाद पार्टी हो संजय निषाद की, ये दोनों का, क्योंकि दोनों पार्टियों का जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि दोनों जो है
ओबीसी की राजनीति करते हैं और दोनों का आधार भी उन्हीं समुदाय के बीच में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो 2017 के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग बनाई थी, उस लिहाज से इन दोनों पार्टियों को हर हाल में वो साथ रखना चाहती है। इस बात को जो है बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों दल भी समझ गए हैं, इसीलिए ये अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से अनुप्रिया पटेल पिछली बार 11 सीटें मिली थी, इस बार वो 3 दर्जन सीटों पे अपनी डिमांड की है। लेकिन कल की जो बैठक थी, जो हमारे सोर्स और जिससे हम पता चल रही है कि 24 सीटों पे बात हुई थी, उसी तरह से ये संजय निषाद जो हैं वो भी जो है वो पहली बार अलायंस में आए हैं, लेकिन इस बार वो करीब 1.5 दर्जन सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि वो पहले तो बात बड़ी ज्यादा सीटों कर रहे थे, लेकिन 1.5 दर्जन की अभी बात चल रही है और उसमें माना जा रहा है कि 15-16 सीटों के बीच जो है एक वो बन जाएगा। जबकि पहले ये था कि 10 सीटों तक भी वो संतुष्ट हो सकते थे। लेकिन जो इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 3-4 दिनों में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो बीजेपी के लिए बहुत ही चिंता की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता में वापसी हुई थी उसमें ओबीसी वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में, और पूरा इलेक्शन अखिलेश यादव ओबीसी के इर्द गिर्द समेट रहे हैं। इसीलिए इन जो छोटे दल हैं उनकी जो सियासी ताकत है और उनकी बार्गेनिंग पोजीशन है वो बढ़ गई है, और भाजपा के लिए अब मजबूरी है उनको साथ में रखने की। निश्चित तौर पे वो बार्गेनिंग पोजीशन में है और ज्यादा सीटें निश्चित तौर पे पिछली बार से ज्यादा लड़ेंगी। कुबुल, सीट शेयरिंग का हाल सपा में के लिहाज से कैसा है? क्योंकि इनके पास तो ढेर सारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर जो दल या धड़े आए हैं पिछले दिनों में। ऐसे में सीट शेयरिंग की राह सपा के लिए कितनी आसान होगी? हाँ देखिए, जो खासतौर से अगर आप देखेंगे कि जो समाजवादी पार्टी है, जिस तरह के छोटे छोटे दलों को जोड़कर और वो जाति आधारित जो छोटे दल हैं उन्हें अपने साथ लाए हैं और एक ओबीसी जातियों का उपसमूह बनाया है, ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव में वो भाजपा को चुनौती दे सकें। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के साथ बहुत से जो है सहयोगी दल हैं, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से कल उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ तालमेल किया है, निश्चित तौर पर उनकी जो डिमांड है उसके बीच सामंजस्य बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि एक संतुलन बना के अखिलेश यादव बहुत स्ट्रेटेजिकल इस बार अलायंस किए हैं और सबके साथ पहले से एक फार्मूला बनाया है। उसमें आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे दल हैं जो अखिलेश यादव के सिंबल पे ही लड़ेंगे, है वो महान दल हो या जनवादी पार्टी हो संजय चौहान की, या फिर कृष्णा पटेल की अपना दल हो, ये ऐसे, और या फिर उनके चाचा जो शिवपाल यादव की पार्टी है वो भी सपा के सिंबल पे लड़ेगी, लेकिन उनके नाम को जो सुझाव है वो उनकी पार्टी के अध्यक्ष दे देंगे। और ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी, ये 2 बड़े उसके अलायंस हैं। उसमें मुझे लगता है राजभर की जो पिछली बार वो 8 सीटों पर लड़े थे, तो मुझे लगता है इस बार वो 10 से 12 सीटें उन्हें अखिलेश यादव दे सकते हैं। और आरएलडी की जो बहुत डिमांड है, निश्चित तौर पे आरएलडी किसान आंदोलन के बाद उसे एक सियासी ताकत मिली है, उसके साथ थोड़ा सा अखिलेश यादव को सामंजस्य बैठाने में दिक्कत हो रही है। जो मुझे पता चल रहा है उस लिहाज से अखिलेश यादव उन्हें भी, क्योंकि आरएलडी भी मौके की नजाकत को देखते हुए सपा पे एक गहरा दबाव बनाए हुए है और मन मुताबिक वो सीट काफी लेने में सक्षम दिख रही है। और मुझे लगता है उस चीज पे अखिलेश यादव एग्री भी हो गए हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जान रहे हैं कि अगर आरएलडी के बिना हम लड़ेंगे तो बहुत हासिल नहीं कर पाएंगे, और अगर आरएलडी आज अगर सपा से अलग हो जाएगी तो कल वो भाजपा उसको लेने की तैयार हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आरएलडी को भी मुझे लगता है उसके मन मुताबिक सीटें काफी है, मिल जाएंगी, भले ही उसकी जो डिमांड उससे न हो, लेकिन लगभग तक मुझे लगता है 35 से 40 सीट के बीच में आरएलडी को मिल रही है। कुबुल, कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आई है, 125 नाम उसमें रिलीज किए गए, इनमें 50 महिला उम्मीदवार हैं। कुछ लोग इसे पॉलिटिकली टोकनिज्म यानी प्रतीकों की राजनीति कह रहे हैं। कम संसाधन वाले या सुर्खियां बटोरने वालों को टिकट देना एक बात, लेकिन जनाधार एक दूसरा पक्ष होता है। कुछ जानकार कह रहे हैं कि इसका एक खास इलेक्टोरल रेलेवेंस नहीं है, लेकिन एक मैसेजिंग जरूर है कि कांग्रेस अब आम लोगों के बीच से टिकट दे सकती है, महिलाओं को टिकट दे सकती है, अरबपति होना अनिवार्य नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास बहुत कुछ है नहीं। जिस तरह से चुनाव भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच सिमटता जा रहा है, ऐसे में उनके पास इस तरह का कैंडिडेट खेलने के, ताकि चर्चा में बने रहने का एक स्ट्रेटजी है और उसी रणनीति पे ये काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही टिकट बांट दिया, जो विक्टिम कार्ड थे कांग्रेस ने खेल दिया है। कांग्रेस ने विक्टिम कार्ड तो खेल के एक माहौल बनाया है, 40% टिकट की जो वादा था उसको भी पूरा किया है, लेकिन उसमें जो टिकट में जो लोग हैं, कैंडिडेट हैं,
वो उस तरह से बहुत मजबूत नहीं है। अगर जो पुराने पूर्व विधायक या विधायक जो भी मौजूदा विधायक हैं उनके अलावा हम दूसरे अगर कैंडिडेट को देखते हैं तो वो उतनी तय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुझे जिस तरह की आज ये लिस्ट आई है उससे जो दिखा है उसमें एक कोशिश कांग्रेस ने जरूर किया है कि कास्ट इक्वेशन या सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा उन्होंने अगर जो अपने कास्ट इक्वेशन बनाया है सबसे ज्यादा उसमें ब्राह्मणों को टिकट 18 टिकट दिया है एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो है। मुसलमान 19 कैंडिडेट मुसलमान हैं और दलित कैंडिडेट भी 32 कैंडिडेट हैं। भले ही वो सुरक्षित सीटों पे हैं लेकिन आप उसके पूरे टिकट के वितरण देखेंगे तो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो परंपरागत वोट रहा है वो ब्राह्मण मुस्लिम और दलित रहा है। यही इस बात को ध्यान में रखते हुए जो टिकट का पहली लिस्ट आई है, भले ये भी पहली लिस्ट है लेकिन इस 125 कैंडिडेट में 50 महिलाएं 75 पुरुष हैं। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है उन लोगों को टिकट देके जिन्होंने 5 साल तक किसी न किसी तरह से सरकार के खिलाफ संघर्ष करते रहे, चाहे वो उन्नाव की रेप पीड़िता की मां रही हो या फिर वाल्मीकि समुदाय के यहाँ रहा हो। इस तरह से तमाम CNRC में जो प्रोटेस्ट जो आंदोलन करने वाली सदर जफर रही हो, ऐसे लोगों को टिकट दिया है। इससे एक चर्चा में तो जरूर कांग्रेस को प्रियंका गांधी ले आई है, लेकिन अब असल चीज है कि भाजपा और सपा की जिस तरह से लड़ाई है ऐसे में वो कितना जीत पाते हैं। हालांकि मुझे जो देख के लग रहा है कि कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस इस चुनाव में अपने संगठन जो खड़ा किया है उसकी अग्नि परीक्षा लेगी, लेकिन असल उसका निशाना जो है वो 2024 के चुनाव पे है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कबूल अहमद। दिन भर को आगे बढ़ाते हुए अब बात कोरोना वायरस की करते हैं। भारत में मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है। तीसरी लहर के बीच देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये आंकड़ा इसलिए डराता है क्योंकि 26 मई के बाद देश में नए मामले इस आंकड़े तक पहुंचे हैं। ज्यादातर बढ़ते केसेस की वजह ओमिक्रॉन ही है। फिर भी ये कहा जा रहा है कि संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सरकारें भी इस बात का दावा कर रही हैं कि नए मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसी तेजी से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है। हालांकि आंकड़े कुछ और बयान करते हैं। दिल्ली के ही आंकड़े लें तो यहां के अस्पतालों में 2264 कोरोना मरीज भर्ती हैं। मुंबई के अस्पतालों में 12 जनवरी तक जो भी मरीज भर्ती थे उनकी संख्या बढ़कर 7000 के करीब पहुंच गई है। इसके बाद इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आता है जहां केसेस और हॉस्पिटलाइजेशन बढ़े हैं। ये सारे आंकड़े इस बात का सबूत है और साथ ही ये भ्रम भी तोड़ते हैं कि ओमिक्रॉन माइल्ड नहीं है, जैसा कि WHO भी कहता आ रहा है। इधर इन बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग की स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। अब अस्पताल के ICU में दाखिल और मरने वाले मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। तो अब ये समझना जरूरी है कि रैंडम सैंपलिंग को लेकर क्या समस्या आ रही थी कि जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर स्ट्रैटेजी बदली गई। क्या थॉट और अप्रोच है इसके पीछे, बता रहे हैं उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज। ये नैरेटिव धीरे धीरे बन गया था ऑटोमेटिकली कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो काफी माइल्ड है, उससे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वो बहुत ही हल्का सा वेरिएंट रहेगा। पर हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ने के साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशंस भी बढ़ रही हैं और अब डेथ्स भी बढ़नी शुरू हो गई हैं। दिल्ली में पिछले 2 दिन में उतनी डेथ्स हुई हैं जितनी पिछले पूरे 6 महीने में नहीं हुई थी। तो एक ये प्रॉब्लम है। तो इसमें पहले सिर्फ हम 5% रैंडम सैंपल्स चेक कर रहे थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो या सिम्प्टोमेटिक हो या हॉस्पिटलाइज हो। तो इसके पीछे यही थॉट प्रोसेस है कि अगर हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो वो कौन से स्ट्रेन से हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे ये ओमिक्रॉन से ही हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, क्योंकि काफी माना जा रहा था कि नहीं, जो हॉस्पिटलाइज्ड है वो डेल्टा या डेल्टा क्रॉन के केसेस हैं और जो बाकी एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड डिजीज है वो ओमिक्रॉन है। तो यही जानने के लिए सरकार ने ये ऑर्डर दिया है ताकि नैरेटिव को ठीक किया जाए और अगर ओमिक्रॉन के पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं तो उनको पब्लिक में इंफॉर्मेशन फैलाई जाए ताकि ये जो फॉल्स नैरेटिव है माइल्ड ओमिक्रॉन का, इसको सरकार काउंटर कर सके। डॉक्टर साहब, एक बात और, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि RT-PCR टेस्ट की जगह रैपिड एंटीजन टेस्ट को तवज्जो दी जानी चाहिए और ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक तो ये स्लो प्रोसेस है और ये दूसरा महंगा भी बहुत है।
तो आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे कोविड की सुनामी में ये स्ट्रैटेजी फिट बैठती है आपके हिसाब से? नैरेटिव से बहुत कुछ चेंज होता है, बहुत बिहेवियर्स चेंज होते हैं पेशेंट्स और कम्युनिटीज में। हेल्थ एक्सेस बिहेवियर्स काफी इफेक्ट होते हैं। जैसा हमने देखा था, जो पिछला वेव आया था अप्रैल मई में, सेकंड वेव, उससे पहले एक नैरेटिव बनाया गया था कि कोविड जो है वो सिर्फ बूढ़े और कमजोर लोगों पर असर होता है और सिर्फ जो वीक लोग हैं उन पे ये असर करता है। तो ऐसा नहीं था। ऑब्वियसली जब सेकंड वेव आई तो यंग लोगों पर भी काफी इफेक्ट हुआ, लेकिन यंग लोग उससे पहले ये सोच के बैठे थे कि ये तो सिर्फ बूढ़े और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को ही प्रॉब्लम करेगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो वो थोड़े लैक्स हो गए और इस वजह से हमें काफी लोगों को देखा जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसे ही अब ये नैरेटिव बन गया है कि ओमिक्रॉन माइल्ड है। तो इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए एक ये जरूरी चीज है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है ठीक है। इससे देखिए ट्रीटमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना ही डायग्नोसिस पर पड़ रहा है। पहला टेस्ट तो रैट या आरटीपीसीआर ही हो रहा है। सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर आप एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में तो उसी लैब को बोलिए जिसने आपका आरटीपीसीआर किया था कि जो सैंपल उनके पास पड़ा है उसको वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दें। तो इसमें पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट डायग्नोसिस या हॉस्पिटल्स के ऊपर कोई एक्स्ट्रा जोर नहीं पड़ रहा है। ये सिर्फ एक जानकारी के लिए है सारी कम्युनिटी की कि ओमिक्रॉन से कितना असर हो सकता है। तो मेरे ओपिनियन में ये स्ट्रैटेजी ठीक है। इसमें काफी कम्युनिकेशन में हेल्प मिलेगी हमें कम्युनिटी को समझाने के लिए। जी, एक आखिरी सवाल। लोग टेस्ट करवाने से कतरा रहे हैं और सेल्फ टेस्ट किट का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 5 से 10,000 किट की बिक्री हो रही है। इधर डॉक्टर इसको लेकर कह रहे हैं कि किट का इस्तेमाल खतरनाक है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर इतने बड़े लैब्स ऐसे किट को सपोर्ट करते हैं, फिर इसको लेकर दिक्कतें क्या हैं, क्यों ये खतरनाक है? देखिए ऐसा है कि ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि जो कोविड के टाइम में शुरू में एक स्टिग्मा बना था कोविड के खिलाफ। देखिए कि अगर आप बीमार हैं तो आपको आपकी ही गलती है। पुलिस आती थी आपके घर बाहर लाल रंग के पोस्टर्स लगा दिए जाते थे, पुलिस बाहर बैठती थी। आसपास के जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिश्तेदार तक आपसे दूर भागते थे। तो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा बन गया था कोविड के खिलाफ। वो स्टिग्मा अनफॉर्चुनेटली अभी भी कैरी ऑन कर रहा है। तो लोगों को ये डर लगता है कि भाई अगर हमारे पता चल गया कि हमें कोविड है तो लोग हमें बॉयकॉट करना शुरू करेंगे, या घर के बाहर पोस्टर लग जाएगा, या गवर्नमेंट एक्शन होगा, या 14 दिन के लिए हमें कहीं ना कहीं घर के अंदर या कम्युनिटी केयर सेंटर में सील कर दिया जाएगा। तो यही एक मेन कारण है कि लोग ये चाहते नहीं है कि वो आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं जिससे कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिले। तो वो घर पर ही चुपचाप टेस्ट करना चाहते हैं। ये बहुत डेंजरस प्रथा इसलिए है कि एक तो सबसे पहले ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड से गायब हो जाता है बिल्कुल ही। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो गवर्नमेंट को पता नहीं है, गवर्नमेंट एक्शंस नहीं ले सकती। गवर्नमेंट वहां पर अगर एक एरिया में बहुत सारे पॉजिटिव आ रहे हैं तो वहां पर कंटेनमेंट जोन नहीं बना सकती। तो वो सुपर स्प्रेडर्स बन जाते हैं लोग। दूसरा, अगर आपको वो टेस्ट ढंग से करना नहीं आता है, काफी लोगों को उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसकी आइडिया नहीं है कैसे होता है, तो वो गलत टेस्ट करते हैं तो फॉल्स नेगेटिव आ सकता है और उनको फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है कि भाई मुझे तो कोविड नहीं है, और वो बाहर घूमते रहेंगे और लोगों को फैलाते रहेंगे। और तीसरा, इस टेस्ट में ही अपनी लिमिटेशन है कि इसके फॉल्स नेगेटिव्स आते हैं। तो सिम्टोमेटिक अगर आप हैं और आप ये टेस्ट कर रहे हैं और नेगेटिव आ रहा है फिर भी, तो आप जरूर आरटीपीसीआर से इसको कंफर्म करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर सुचिन बजाज। और दिन भर में अब बात इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इसरो को कल से एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम के डायरेक्टर और सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सोमनाथ इसरो के 10वें अध्यक्ष होने के साथ साथ देश के स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। आधिकारिक रूप से ये जानकारी आज दी गई है। एस सोमनाथ दरअसल के सिवन की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 1 साल के एक्सटेंशन के बाद कल यानी कि 14 जनवरी को पूरा हो रहा है। नए अध्यक्ष
एस सोमनाथ ने इसरो के अध्यक्ष के तौर पर अपने नाम के ऐलान के बाद इंडिया टुडे से अपनी बातचीत में कहा कि इंडियन स्पेस फील्ड को प्राइवेट कंपनियों के लिए व्यापार के अवसर प्रदान करने के लिए डेवलप करने की जरूरत है और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इंडियन स्पेस प्रोग्राम में बदलाव करने की भी जरूरत है। इस बातचीत में सोमनाथ ने अपने पूर्व अनुभवों के बारे में भी बताया कि एस सोमनाथ ने इससे पहले भी देश के कई स्पेस प्रोजेक्ट्स का वो हिस्सा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने लीड भी किया है। एस सोमनाथ के प्रोफाइल और उनके पूर्व अनुभवों को जानने के लिए हम पहुंचे आज तक.in में साइंस से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाले पत्रकार सीबू त्रिपाठी के पास और उनसे एस सोमनाथ की प्रोफाइल के बारे में पूछा। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ वैज्ञानिक एस सोमनाथ को इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चीफ नियुक्त किया है। पेशे से रॉकेट साइंटिस्ट सोमनाथ अब तक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर थे। उनकी नियुक्ति 3 साल के कार्यकाल के लिए हुई है, जिसके दौरान वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में सचिव के पदभार को संभालेंगे और साथ ही साथ स्पेस कमीशन के भी अध्यक्ष होंगे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से पहले सोमनाथ तिरुवनंतपुरम के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसरो के रॉकेट विकास में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। सोमनाथ लॉन्च व्हीकल की डिज़ाइनिंग के मास्टर हैं। वो लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स और पायरोटेक्निक्स के एक्सपर्ट रह चुके हैं। इसरो चीफ बनने से पहले वो GSLV Mark 3 पर काम कर रहे थे तथा उसको अपग्रेड करने की प्रक्रिया में भी शामिल थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई सोमनाथ ने TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोल्लम से की है, जहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली। सोमनाथ 1985 में इसरो से जुड़े और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। GSLV के अलावा उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे PSLV कहा जाता है, उसे भी बेहतर बनाने में योगदान दिया है। सोमनाथ के द्वारा डेवलप किए गए प्रोपल्शन सिस्टम ने 15 बार उड़ान भरी है अब तक, जिसमें चंद्रयान जैसे जटिल मिशन भी शामिल थे। सोमनाथ 14 जनवरी को इसरो चीफ की कुर्सी को संभालेंगे जब के सिवान का कार्यकाल पूरा होगा। सीबू, अगर हम अब तक इसरो के अध्यक्ष रहे के सिवन के कार्यकाल की बात करें तो क्या दिखता है, उनका कार्यकाल कैसा रहा ओवरऑल? के सिवान का कार्यकाल जो 14 जनवरी को पूरा हो रहा है, कई सफलताओं से भरा रहा है। अपने 4 साल लंबे कार्यकाल में सिवान ने न सिर्फ इसरो को आगे बढ़ाया बल्कि स्पेस को आम आदमी तक पहुंचाने में बहुत मदद की है। उनके कार्यकाल में ही स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला गया और नए निवेश को जगह मिली है। सिवान, जिन्हें भारत का रॉकेटमैन भी कहा जाता है, 1982 में इसरो से जुड़े और अपने 40 साल लंबे करियर में कई मिशंस में अहम योगदान दे चुके हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान देश ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, जिसे बाद में असफल घोषित किया गया। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद की परिक्रमा कर रहा है और नए विज्ञान पर काम कर रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान शिवान ने न सिर्फ चंद्रयान 3 को तैयार किया बल्कि भारत के सबसे बड़े अंतरिक्ष मिशन गगनयान की भी संरचना की है। गगनयान के तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री पहले मिशन पर अंतरिक्ष में जाएंगे। इसके लिए 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चल रही है। इसरो ने अभी इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग भी की है। आखिरी सवाल शिबू, एस सोमनाथ आज इंडियन स्पेस फील्ड के संदर्भ में काफी कुछ बदलावों की भी वकालत करते दिख रहे थे। उनका एक अपना रोड मैप भी दिखा। मैं समझना चाह रहा था कि बतौर इसरो का अध्यक्ष सोमनाथ के सामने क्या चैलेंजेस होंगे और आगामी प्रोजेक्ट्स उनके क्या क्या हैं? इसरो चीफ के पद पर नियुक्ति के बाद डॉक्टर सोमनाथ ने स्पेस सेक्टर में नए लोगों को आने की बात की है। खास करके प्राइवेट निवेश की बात को उन्होंने बढ़ावा दिया है ताकि भारतीय स्पेस प्रोग्राम को आर्थिक तौर पर और मजबूत बनाया जा सके। इसरो को दुनिया भर में कम पैसों में बेहतर काम करने के लिए जाना जाता है, चाहे वो मंगलयान मिशन हो या चंद्रयान। डॉक्टर सोमनाथ के आगे ये चुनौती रहेगी कि इसरो को बुनियादी तौर पर और बेहतर कैसे बनाया जाए। इसके अलावा कोरोना वायरस के कारण कई मिशंस पीछे चले गए हैं, जिनमें चंद्रयान 3, गगनयान और आदित्य L1 मिशन है, जिसे सूरज की ओर उड़ान भरना है। ओमिक्रॉन से हो रहे नए केसेस, लॉकडाउन की संभावनाओं के बीच उन्हें इन मिशंस पर काम करना होगा और ओमिक्रॉन से हो रहे नए केसेस, लॉकडाउन की संभावनाओं के बीच उन्हें इन मिशन के काम में तेजी लानी होगी ताकि इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा सके। सिवान ने अपने नए साल के संदेश में और भी कई मिशंस का जिक्र किया था, जिनमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 की लॉन्च और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहला लॉन्च शामिल है। गगनयान और आदित्य L1 के अलावा इसरो इस वक्त एक ट्विन सैटेलाइट सिस्टम दिशा पर भी काम कर रहा है और साथ ही साथ वीनस के लिए भी एक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सोमनाथ के आगे इन सभी मिशंस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ स्पेस को कैसे सभी के लिए सुगम बनाया जाए, एक्सेसिबल बनाया जाए, उस पर भी काम करना होगा।
सोमनाथ को चाइना की तरफ भी निगाह बनाई रखनी होगी, जिसने 2021 में 55 लॉन्च किए हैं। बीजिंग की नज़र भी चांद, मंगल ग्रह और लो अर्थ ऑर्बिट में अपनी पकड़ को मजबूत करने पर है। स्पेस में बिना सहयोग के काम नहीं किया जा सकता है और सोमनाथ को न सिर्फ चाइना बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशिया की रॉसकॉस्मोस के साथ मिलकर काम करना होगा। आने वाले समय में भारत खुद को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना चाहता है, जिसमें स्पेस एक अहम भूमिका निभाएगा और सोमनाथ को इन सभी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सीबू त्रिपाठी। यूपी में अगले महीने की 10 तारीख से चुनाव होने हैं। सियासतदान प्रदेश के हर तबके को साधने में जुटे हुए हैं और इसके लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको ले चलते हैं फिलहाल एक आध साल पीछे। पिछले बरस जब यूपी लगातार टॉक ऑफ द टाउन बन रहा था, हाथरस की घटना हो, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से छटपटाते चेहरों वाला वो दृश्य हो, या फिर आशीष मिश्रा टेनी का गाड़ियों से किसानों को रौंद देने वाली वारदात हो, इन तमाम घटनाओं ने यूपी को देश की राजनीति के केंद्र में रखा। तो साल भर इन्हीं मसलों पर कमोबेश राजनीति देखने को मिली। अब प्रदेश में चुनाव है, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने का वक्त है। तो इसी सिलसिले में लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और इन तमाम सवालों के उत्तर तलाशने की कोशिश की। सुनिए। हाथरस में जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। प्रशासन ने जल्दबाजी में परिवार को विश्वास में लिए बिना उसका शवदाह किया। आपको मालूम है कि इस मामले में कितनी शरारतपूर्ण कार्रवाई होती है कि 100 को पहले तो आने नहीं दिया जाता है, 100 को छीनने का प्रयास होता है। दिल्ली में 3 घंटे तक 100 को रोका जाता है। फिर दिल्ली से हाथरस पहुंचने में 3 घंटे का रास्ता है और 12 घंटे लगे आने में। और उस 100 के आड़ पर अगले दिन प्रदेश में राम जन्मभूमि से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले का फैसला आने वाला था जी। इसके नाम पे हाई अलर्ट था जी। और उसकी आड़ में, दंगों की आड़ में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को झोंकने की भी साजिश थी। हम उन सभी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने वहाँ पे ये कार्रवाई की होगी, और जो भी कार्रवाई की पुलिस ने परिवारजनों के साथ संवाद बनाकर के सारी कार्रवाई को वहाँ पे किया था। अकेले नहीं किया। ऐसा नहीं कि डेड बॉडी के साथ लड़की के पिता और भाई, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन पिता और भाई दोनों डेड बॉडी के साथ हाथरस तक आए थे। जब आप किसानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दौरा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, आपके भी कई दौरे हुए हैं, तो गन्ना किसानों से खूब बातचीत हुई। पर वही किसान कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, और गन्ने का रेट आपने चुनावी वर्ष में जाकर बढ़ाया। नहीं, गन्ने का रेट हमने 18 में भी बढ़ाया था, 10 रुपए बढ़ाया था सरकार में आते बढ़ाना चाहेंगे। गन्ने का रेट आप जितना मार्केट के उसके आधार पर ये सारी चीजें जुड़ती हैं और उसका एक कैलकुलेशन करके ही हम बढ़ाते हैं, जिससे चीनी मिल, देखिए हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, चीनी मिलें चलें, चीनी मिल चलेगी तो गन्ना किसानों का गन्ना वहां जाएगा, गन्ना किसानों का गन्ना वहां जाएगा तो समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी खूब पीठ थपथपाती है कि हमने बहुत अच्छा कोविड मैनेजमेंट किया, लेकिन कोविड की दूसरी वेव में ये मैनेजमेंट धाराशाही दिखा। कोविड प्रबंधन किसका अच्छा था जी? यह देश और दुनिया ने फाइजर की वैक्सीन बनाने वाला, कोविड वैक्सीन बनाने वाला जी, फाइजर वैक्सीन का जो निर्माता है जी, वो इस बात को अमेरिका के लिए कहता है कि आपको कोविड प्रबंधन देखना तो यूपी के अंदर देखो, यूपी ने कैसे नियंत्रित किया है जी। देखिए, यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़, अमेरिका की आबादी है 33 करोड़। ठीक है। कोविड प्रबंधन का मानक क्या होना चाहिए? हम मीडिया की सुर्खियों में बने रहें या अधिक से अधिक लोगों की जान बचाएं? अमेरिका के अंदर मौतें हुई हैं 6.5 लाख और यूपी के अंदर मौत हुई है 22,900। तो दिन भर में आज के लिए इतना ही। कल फिर आज का दिन में आपसे मुलाकात होगी। एक चीज और, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी, नाम आपने सुना ही होगा। उनको तनिक करीब से अगर जानना चाहते हैं तो आज उनसे हुई नितिन ठाकुर की बातचीत हमारे पॉडकास्ट पढ़ाकू नितिन में जरूर सुनिए। वो भी सुनने के बाद, और फिलहाल ये पॉडकास्ट जो आपने अभी सुना है, ये दोनों आपको कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा।
फीडबैक आप radio@aajtak.com पर दे सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953332303। तो आज के दिन भर को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं दिन भर आज तक रेडियो पर। नमस्कार।